नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है नौकरशाही उपागम। तो ये जो उपागम है दोस्तों, या ये जो सिद्धांत है, ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। मैक्स वेबर ने क्या कहा कि नौकरशाही नियुक्त किए गए कर्मचारियों का प्रशासनिक समूह है, तथा उनका मानना था कि नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की विशेषताएं संगठन में नहीं है, तो ये आदर्श प्रतिमान की कमी नहीं, बल्कि इस बात का सूचक है कि संगठन में उतने अंशों का नौकरशाहीकरण नहीं हो सका है। मतलब ये कहते हैं कि ये जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उनका प्रशासनिक समूह है। उन्होंने ये कहा कि एक नौकरशाही के कुछ आदर्श प्रतिमान होते हैं। अगर नौकरशाही में ये आदर्श प्रतिमान मौजूद नहीं है, तो ये बताता है कि उस संगठन में नौकरशाहीकरण है ही नहीं। मतलब अगर किसी संगठन में नौकरशाही है लेकिन वो आदर्श प्रतिमान नहीं रखती, तो हम ये कह सकते हैं कि उस संगठन में नौकरशाहीकरण हुआ ही नहीं। तो अब हम आगे देखेंगे कि भाई जो मैक्स वेबर थे, वो नौकरशाही किसे कहते हैं, उनके आदर्श प्रतिमान क्या हैं। उससे पहले हम देखते हैं दोस्तों मैक्स वेबर के दृष्टिकोण। इन्होंने संगठन के रूप में नौकरशाही की बात कही है और विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में नौकरशाही की बात करी है। मतलब संगठन के रूप में कैसे? मतलब कि अगर हमें कोई कार्य संपादित करना है, तो जो नौकरशाही है वो एक संगठन के रूप में कार्य करते हुए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के रूप में कार्य करते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति करती है। तो ये संगठन के रूप में इसका दृष्टिकोण हुआ। मतलब एक संगठन के रूप में हम नौकरशाही का यूज़ करेंगे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु। दूसरा है दोस्तों विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में। मतलब कि संगठन में नौकरशाही में या नौकरशाहीकरण में कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इन्हीं अधिकारों की वजह से ही जो मतलब जो अधिकारी होते हैं, जो प्राधिकारी होते हैं, उनकी बातों को महत्व दिया जाता है। मतलब आपको कोई भी कार्य संपन्न कराना है, आपकी कोई लक्ष्य प्राप्ति है, तो आपने उस हेतु संगठन बनाया और उसमें क्या किया दोस्तों, उसमें आपने प्राधिकारी बनाए। तो अब आपका मेन उद्देश्य क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति। इस हेतु ही तो आपने संगठन बनाया है। तो अब आपको उस लक्ष्य हेतु कार्य कराना है, और कार्य कौन कराएंगे? प्राधिकारी कराएंगे। तो अगर प्राधिकारियों के पास में दोस्तों अधिकार ही नहीं होगा, तो वो उस कार्य को कैसे संपन्न कराएंगे? अब हम देखते हैं आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं। सबसे पहली है कार्यों की निरंतरता। तो नौकरशाही का स्वरूप अस्थायी प्रकृति का नहीं, अपितु यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि इसमें कार्यों की निरंतरता बनी रहती है। निश्चित नियम, नौकरशाही के एक निश्चित नियम होते हैं, इसके तहत ही यह अपना कार्य संपन्न करती है। सरकारी संसाधनों पर कर्मचारियों का अस्वामित्व। मतलब जो सरकारी संसाधन है उसका यूज़ तो किया जाएगा जो सरकारी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हेतु, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका उन पर प्राधिकार हो गया। यानी कि जो सरकारी संसाधन है उस पर कर्मचारियों का अस्वामित्व होता है। तो आदर्श नौकरशाही में पहली विशेषता देखी कि ये कार्यों की निरंतरता है। मतलब इनकी जो प्रकृति है वो स्थायी नहीं है। कॉन्टिन्यू कार्य का होना ही क्या है? निरंतरता। इसके कुछ निश्चित नियम हैं, उन निश्चित नियमों के तहत ही ये कार्यों को संपादित करती है। उसके अलावा दोस्तों क्या कहा हमने कि सरकारी संसाधनों पर कर्मचारियों का अस्वामित्व होता है। इसके अलावा लिखित दस्तावेज, अर्थात प्रत्येक कार्य व निर्णय का लिखित रूप में रिकॉर्ड रखा जाता है।
तो यह एक लिखित दस्तावेज होता है। पद सोपान, योग्यता आधारित चयन। तो आदर्श नौकरशाही का और एक पार्ट क्या होना चाहिए? पद सोपान। मतलब अलग अलग हमने क्या बना दी है? हायरार्की, पद सोपान निश्चित कर दिए हैं कि ये कार्य ये प्राधिकारी करेगा, ये कार्य ये प्राधिकारी करेगा। तो जो पद सोपान व्यवस्था है ये भी आदर्श नौकरशाही को ही प्रस्तुत करती है। योग्यता आधारित चयन, योग्यता आधारित चयन मतलब आपको जिस पोस्ट के लिए जैसा उम्मीदवार चाहिए आपको उस अनुरूप ही चयन करना पड़ेगा। निश्चित पारिश्रमिक मतलब कि हर एक पद के लिए जो पारिश्रमिक हो वो निश्चित होना चाहिए। औपचारिकता अर्थात कार्यालयों द्वारा कार्य संचालन निश्चित नियमों के द्वारा ही होगा। इसके अलावा जो नौकरशाह हैं वो तटस्थता बनाए रखें अपने निर्णयों में, ईमानदारी का प्रदर्शन करें और उनमें कार्य कुशलता विद्यमान हो। तो ये है आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं। एक बार और देख लेते हैं। आदर्श नौकरशाहीकरण का जो स्वरूप है वो अस्थायी ना होकर के एक निरंतरता बनाए रखता है। इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं कार्य करने के। इसके अलावा जो सरकारी संसाधन है उस पर कर्मचारियों का स्वामित्व नहीं होता। लिखित दस्तावेज, प्रत्येक कार्य व निर्णय लिखित रूप में रखा जाता है। पद सोपान व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो चयन होता है प्राधिकारियों का वो उनकी योग्यता और पद के आधार पर किया जाता है। जो कर्मचारी या जो प्राधिकारी हैं उन्हें एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है। औपचारिकता, कार्यालयों द्वारा कार्य संचालन निश्चित नियमों के द्वारा होगा। इसके अलावा दोस्तों जो नौकरशाह हैं उनमें तटस्थता, ईमानदारी और कार्यकुशलता जैसे गुण विद्यमान होने चाहिए। अब हम देखते हैं नौकरशाही मॉडल के गुण। तो देखिए इसमें योग्यता प्राप्त कार्मिकों के चयन पर बल दिया गया है। श्रम विभाजन दक्षता में वृद्धि करता है। मतलब अगर आप श्रम का विभाजन कर देंगे तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। हर एक कर्मचारी या प्राधिकारी को अपने कार्य मतलब जो आप वर्क देंगे वो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही देंगे तो उससे उसकी क्या होगी? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पद सोपान एक व्यवस्था द्वारा दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण हो जाता है कि ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो पद सोपान व्यवस्था में हम क्या करते हैं दोस्तों? दायित्वों का भी निर्धारण कर देते हैं। कार्य जो है वो लिखित प्रालेख द्वारा किए जाने से जवाबदेहिता तय होती है। इसमें जो कार्य किया जाता है वो हर एक कार्य को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे कि कभी भी अगर आपको कुछ भी उसमें कमी दिखती है तो आप आमुख प्राधिकारी को रिपोर्ट करने को कह सकते हैं। तो क्योंकि जो सारी डिटेल्स है वो लिखित में रखी जाती है इसलिए इसमें जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी आलोचना की। तो इसके लिए अलग अलग लोगों ने, ठीक है दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने अपनी बातें कही हैं। जैसे कि एंथनी डाउस ने कहा कि पदाधिकारी नौकरी वेतन दांव पर लगे होने पर ही संगठन के प्रति कठोर निष्ठा दिखाते हैं, अदरवाइज तो वो क्या करते हैं? अपने लाभ प्राप्ति को ही प्रायोरिटी मानते हैं। तो एंथनी डाउस का ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है पीटर सिद्धांत। पीटर ने क्या कहा कि पद सोपान की आड़ में अक्षमता बढ़ाते हैं। मतलब कह तो ये रहे हैं कि ये पद सोपान व्यवस्था है लेकिन दरअसल इसमें क्या हो रहा है? अक्षमता का बढ़ावा हो रहा है। कार्लाइल कह रहे हैं कि ये तो महाद्वीपीय उत्पाद है, इन्हें हमें ऐसा का ऐसा याद करना पड़ेगा। थॉमसन ने कहा कि ये तो ब्यूरोपैथोलॉजी है। और कार्ल पार्पर कहते हैं कि ये लोहे का पिंजड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अगर 2-3 भी याद रह जाते तो आई थिंक इनफ है। आगे देखते हैं विकासशील देशों में प्रासंगिकता। तो विकासशील देशों में जो दोस्तों नियामकीय राज्यों के संदर्भ में है,
जबकि वर्तमान में राज्य लोक कल्याणकारी है, मतलब कि ये नियामकीय राज्य के लिए ये चीज़ सही है। लेकिन जो विकासशील देश है वो तो लोक कल्याणकारी है, इसके लिए ये चीज़ प्रॉपर या सूट नहीं करती। पद सोपान कम करना, लचीला बनाना। अगर आपको सही दिशा में कार्य करवाना है तो उस हेतु क्या करना चाहिए? पद सोपान व्यवस्था को एक तो कम करो और दूसरा थोड़ा इसे लचीला बनाया जाए। कठोर पद सोपान व्यवस्था में किसी भी कार्य को कंप्लीट कराने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस हेतु हमें जो पद सोपान है उसकी संख्या कम करनी चाहिए। इसके अलावा उसको क्या बनाना चाहिए? लचीला। सरकारी कार्यक्रमों योजनाओं की सफलता जन सहभागिता पर निर्भर करती है। मतलब कोई भी जो सरकारी कार्यक्रम है या योजनाएं हैं, उनकी जो सफलता है दोस्तों, वो जन सहभागिता पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा जन सहभागिता उतने ही सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं की सफलता निर्भर करेगी। तो ये था दोस्तों हमारा नौकरशाही उपागम। किसने प्रस्तुत किया था? मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने नौकरशाही के लिए नौकरशाही के कुछ नियम बनाए। इन्होंने कहा कि जो व्यवस्था है वो नौकरशाही तभी कहलाएगी जब वो अमुक नियमों का पालन करेगी। इसके अलावा हमने इसके गुण और दोष देखे, गुण देखे, आलोचना करी और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है इस पर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो हर एक टॉपिक का इतनी नॉलेज आई थिंक सफिशिएंट है। ओके, तो जैसा भी लगा हो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।